हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है एजु वेदांत क्लासेस में। आज का जो लेक्चर होने वाला है वो क्लास 10th के फिजिक्स से रिलेटेड है और ये लेक्चर नंबर 3rd है। इससे पहले लेक्चर नंबर हम लोग फर्स्ट सेकेंड देख चुके हैं, ये लेक्चर नंबर 3rd है। ठीक है, इससे पहले हम लोग लेक्चर फर्स्ट और सेकेंड देख चुके हैं। अगर आप लोग देखे नहीं हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप लोग वहाँ जाके देख सकते हैं। फिलहाल आज के लेक्चर में हम जानेंगे कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम। ठीक है, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने का नियम जानेंगे कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, कितने प्रकार से बनता है। ठीक है, 6-7 प्रकार से बनता है। तो चलिए आइए उन सभी के बारे में जान लेते हैं। चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं और लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे आप लोग के बेस्ट से बेस्ट तैयारी होती है और बेस्ट से बेस्ट चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फिलहाल आज के देखेंगे पहला पॉइंट क्या है, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। ठीक है, तो अनंत का मतलब क्या है कि जैसे कि अवतल दर्पण है। ठीक है, अवतल दर्पण बनाते हैं। पहले ये देखिए, अवतल दर्पण बना लिए। ठीक है, इसके यहाँ इधर कलई हुई हुई होती है। ठीक है, यहाँ कलई की रहती है, किया जाता है। और फिर ये मुख्य अक्ष है इसका, ये दर्पण का ध्रुव है। ठीक है, और ये फोकस है। ठीक है, ये फोकस है, वक्ता केंद्र। ठीक है, अब वस्तु को कहाँ रखा गया, अनंत पे रखा गया। अनंत मीन्स इधर रखा गया, इधर रखा है वस्तु से। अब जब वस्तु से प्रकाश की किरण चलेगी तो वो सीधी चलेगी ना, और सीधी टकराएगी। और एक चीज आप लोग हमेशा याद रखिएगा, वस्तु का प्रतिबिंब तब बनता है जब दो रेखाएं आपस में कट करती हैं। ठीक है, परावर्तन के बाद जब दो रेखाएं आपस में अब कट करेंगी तभी जाके प्रतिबिंब का निर्माण होगा। तो चलिए आइए इसमें दो नियम लगाएंगे हम लोग। ठीक है, जो हम लोग प्रतिबिंब बनने के नियम पढ़े हैं उसमें दो नियम लगाएंगे। तो पहला नियम क्या है कि अनंत पे वस्तु रखा गया तो उससे प्रकाश किरण जो चलेगी वो मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी। ठीक है, आएगी, फिर परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाएगी। ठीक है, ये मुख्य फोकस से होकर जाएगी, ये आ रही है। ठीक है, आपतित होती परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से। और यही चीज नीचे भी होगा। ठीक है, ये आएगी, आने के बाद परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाएगी। ठीक है, ऐसे। ठीक है, यहाँ मुख्य फोकस है। ठीक है, ये है मुख्य एच पे बिंदु फोकस कहलाता है, मुख्य फोकस। इसको सही से कर देते हैं, 1 मिनट। ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे, यहाँ मुख्य फोकस होता है। ठीक है, ये चीज़ है यार, इस पे राइटिंग नहीं बनती है ना, ये मुख्य फोकस हो जाएगा, ये चीज़ था। अब जब वस्तु अनंत से आएगी, ठीक है, अनंत से वस्तु की प्रकाश किरण जब आएगी तो वो प्रतिबिंब यहाँ मुख्य फोकस पे बनेगा। मुख्य फोकस पे ध्रुव होता है, मुख्य अक्ष होता है, वक्ता केंद्र होता है, और जहाँ पे दो रेखाएं कट करी है मुख्य फोकस है। ठीक है, एक बार फिर समझा दे रहा हूँ इसी चीज को। ठीक है, अगर नहीं समझ आया तो फिर समझ लीजिए। ठीक है, एक बार फिर इसी चीज को समझा दें। पहले अवतल दर्पण बनाइए, जब वस्तु अनंत पर रखी है। ठीक है, अवतल दर्पण बना, ये मुख्य अक्ष खींचा गया, यहाँ कलई की गई, परावर्तन तल अंदर की ओर होता है ना, बाहर की ओर कलई किया होता है। अब ये फोकस है, ये वक्ता केंद्र है, वस्तु अनंत पे रखी, वहाँ से प्रकाश की किरण चलेगी, चलने के बाद मुख्य फोकस से होके जाएगी। अब दूसरी ओर से दूसरा नियम लगेगा तभी जाके कट करेगी। ये मुख्य फोकस से नीचे से मुख्य अक्ष के समांतर आएगी। ठीक है, और ये मुख्य फोकस होकर जाएगी। अब प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, ये आती है, फिर परावर्तन के बाद ऐसे यहाँ भी आती है, ऐसे। इस पे एक ही नियम लग रहा है, मुख्य अक्ष के समांतर। एक बार मुख्य अक्ष के समांतर ऊपर से प्रकाश किरण आ रही है, जा रही है। एक बार मुख्य अक्ष के नीचे से प्रकाश किरण आ रही है, फिर परावर्तन होने के बाद मुख्य फोकस से जा रही है, और दोनों रेखाएं मुख्य फोकस से होकर जा रही हैं। तो यहाँ बिंदु बन रहा है मुख्य फोकस पे। ठीक है, ये चीज है। अब आइए जान लेते हैं प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब प्रकृति, प्रतिबिंब का आकार। तो ये तीनों जान लेते हैं। तीन चीजें क्या है, तो प्रतिबिंब की स्थिति, ये प्रतिबिंब कहाँ है, तो प्रतिबिंब है मुख्य फोकस पे। ठीक है, प्रतिबिंब है मुख्य फोकस, मुख्य फोकस पर। प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है, वास्तविक है, और क्या है, वास्तविक है,
कि आभासी ये क्या है। ठीक है, अब बताइए कैसा है, अब लोग कैसा लग रहा है? देखने में कैसा लग रहा है? वास्तविक लग रहा है और उल्टा लग रहा है। ठीक है, नीचे बनता है तो उल्टा बनता है, ऊपर बनता है तो सीधे बनता है। तो प्रतिबिंब की, ठीक है, प्रकृति क्या हो जाएगी? प्रतिबिंब की प्रकृति हो जाएगी, तो इसकी प्रकृति होगी वास्तविक या उल्टा? ये उल्टा, ये हो जाएगा। अब प्रतिबिंब का आकार क्या है? आकार बिंदु के साइज का। ठीक है, बिंदु आकार का। ठीक है, बिंदु के आकार का ये चीज है। आई होप आप लोगों को समझ में होगा पहला नियम क्या है। दूसरा नियम क्या है? तो दूसरा नियम है जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच होता है। आइए ये भी जान लेते हैं दूसरा नियम क्या है। तो दूसरे नियम में भी अवतल दर्पण बना लेते हैं। ठीक है, ये अवतल दर्पण बनाने के बाद इधर कलई कर दी गई और इसमें अब मुख्य फोकस है, यहाँ वक्रता केंद्र है। ये सीधी कर लेते हैं, लाइन को थोड़ा टेढ़ी हो गई है। ठीक है, ये वक्रता केंद्र है, ज़्यादा दूर वक्रता केंद्र हो गया, थोड़ा नज़दीक है। ठीक है, एक चीज़ है, फोकस दूरी जितना होती है उसका दुगना दूरी वक्रता केंद्र होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब वस्तु कहाँ रखेगा? इसके बीच में रखा गया है। ये वस्तु है, ए बी वस्तु है। ठीक है, अब इसमें दो नियम लगेंगे। पहला, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी प्रकाश किरण, एक मुख्य फोकस से होकर जाएगी। ठीक है, ये परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाएगी, ये परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष से होकर जाएगी। ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब प्रतिबिंब का निर्माण यहाँ हो रहा है, ए डैश बी डैश, ये प्रतिबिंब है। ठीक है, दो नियम लगे हैं, एक मुख्य अक्ष के समांतर गई प्रकाश किरण, एक किरण मुख्य फोकस से होकर गई है। ठीक है, दो नियम लगे हैं इसमें। अब देखिए, आप इसमें कोई और भी नियम लगा सकते थे? नहीं लगा सकते थे। यही दो नियम लगते हैं तब जाके प्रतिबिंब का निर्माण होता है, जहाँ कट करता है। और अब इसमें दो नियम लगे हैं और जब तक कोई कट नहीं करेगी दो परावर्तन, दो रेखाएं, तब तक प्रतिबिंब का निर्माण नहीं होगा। ये रूल है इसका। आइए अब जान लेते हैं प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब का आकार और प्रतिबिंब की स्थिति। ठीक है, ये तीनों जान लेते हैं। तो तीनों में क्या है? पहला, प्रतिबिंब की स्थिति। ठीक है, स्थिति क्या है? प्रतिबिंब की स्थिति क्या है? तो प्रतिबिंब की स्थिति है मुख्य फोकस। ठीक है, फोकस, ये ऐसे लिख दीजिए ना, वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच। ये शॉर्ट में लिखा हूँ, आप फुल लिखिएगा, सी तथा एफ के बीच। तो आप ऐसे लिख रहे हो, वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच। अब प्रतिबिंब की स्थिति हो गई, प्रतिबिंब का आकार। ठीक है, आकार वस्तु से छोटा है, वस्तु से छोटा। और प्रकृति क्या है? प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक तथा उल्टा हो जाएगा। ठीक है, ये नीचे की तरफ बन रहा है इसलिए उल्टा होगा, और इधर दर्पण के पीछे नहीं बन रहा है, इस तरफ बन रहा है इसलिए वास्तविक होगा। ठीक है, वास्तविक तथा उल्टा, ये चीजें थी। अब क्या? अब आइए तीसरे नियम को जान लेते हैं। तीसरा नियम क्या कहता है? चलिए, तीसरा नियम है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, तो वस्तु जब वक्रता केंद्र पर स्थित होती है, तो आइए डायग्राम बना के देख लेते हैं कैसे बनता है। ये इसका अवतल दर्पण है। ठीक है, अवतल दर्पण बन गया, मुख्य अक्ष खींच लेते हैं, मुख्य अक्ष खींच गया, मुख्य फोकस बना लेते हैं, मुख्य फोकस हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, वक्रता केंद्र हो गया। ठीक है, अब वक्रता केंद्र पे वस्तु रखी है। अब इससे दो रेखाएं लिख लेंगी, एक मुख्य अक्ष के समांतर जो मुख्य फोकस होके जाएगी, एक मुख्य फोकस से निकलेगी। ठीक है,
ये ऐसे, ये ऐसे जाएगी यहाँ तक नहीं जाएगी, ये और नीचे तक जाएगी। ठीक है, ये यहाँ से होके ऐसे जाएगी। अब ये कुछ ज़्यादा, रुकिए डायग्राम थोड़ा गलत बन गया। ठीक है, गलत का मीन्स है कि वक्ता केंद्र की दूरी सही नहीं थी, जिसकी वजह से प्रतिबिंब सही नहीं बन पा रहा है। इसको पहले सही से डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम सही से बनेगा तभी जाके होगा। ठीक है, ये कलाई कर दिया गया, फिर मुख्य अक्ष खींचा गया, मुख्य फोकस वक्ता केंद्र, इस पे वस्तु है, यहाँ से गई, ये जाके ऐसे हुई। ठीक है, ये ऐसे गई, फिर ये ऐसे मिली, वस्तु का निर्माण, प्रतिबिंब का निर्माण यहाँ हो रहा है। ठीक है, मुख्य फोकस पे ही हो रहा है, ए बी, ए डैश बी डैश। ठीक है, ये प्रतिबिंब है, ये वस्तु है। ठीक है, ये ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है। ठीक है, अब समझ, दो वस्तु, मतलब वस्तु से प्रकाश किरण दो तरीके से निकलेगी, एक मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी, एक मुख्य फोकस से निकलेगी। ठीक है, इस तरह प्रतिबिंब का निर्माण होगा। और इसकी प्रकृति क्या है, स्थिति क्या है? स्थिति तो है वक्ता केंद्र पर था, केंद्र पर। आकार क्या है? वस्तु के समान। प्रकृति क्या है? वास्तविक एवं उल्टा। ठीक है, ये चीज़ था, सिंपल था यार, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। आप लोग अपने से एक बार ट्राई कीजिएगा, अगर हो पाता है तो बढ़िया है, होना भी चाहिए, नहीं होता है तो फिर कमेंट कीजिए, तो मैं आपको मैसेज करूँगा, मैसेज का रिप्लाई भी दूंगा कमेंट पे, या फिर आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे आप वहाँ पे डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं। तो चलिए, अब तीसरे नियम, ये तीसरा नियम था, अब चौथे नियम पे चलते हैं। ये तीसरा नियम था, ये दूसरा नहीं था, ये तीसरा था। अब आइए चौथे नियम को देख लेते हैं। चौथा नियम क्या कहता है हमसे, आइए चौथा नियम जानते हैं। चौथा नियम है कि जब वस्तु वक्ता केंद्र और फोकस के मध्य हो तो इसमें प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। तो आइए इसके भी नियम के बारे में जान लेते हैं। पहले अवतल दर्पण का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये अवतल दर्पण है, मुख्य फोकस है, और मुख्य अक्ष है, सॉरी, मुख्य फोकस ये रहा, और ये वक्ता केंद्र है। ठीक है, वक्ता केंद्र है जब वस्तु यहाँ रखी हो। ठीक है, वस्तु यहाँ रखी हो, जितना ही वस्तु को नज़दीक रखेंगे प्रतिबिंब का भी निर्माण उतना ही दूर होते चला जाएगा। तो यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण यहाँ चली जाएगी, और मुख्य अक्ष के, एक मिनट, ये ऐसे आएगी ना, ये मुख्य फोकस से आएगी, परावर्तन के पश्चात यहाँ आ जाएगी। ठीक है, ये वक्रता केंद्र के आगे चली जाएगी। ठीक है, वक्रता केंद्र के आगे चली जाएगी। प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होगा? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच होगा। ठीक है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच होगा। ये वस्तु है, ये प्रतिबिंब है। ठीक है, ए डैश, अरे ए बी, ए डैश बी डैश, यहाँ से ऐसे गई, ये ऐसे गई, ये ऐसे गई, ये ऐसे गई, यहाँ जाके प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होगा? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच होगा। जितनी वस्तु को नज़दीक ले जाएंगे प्रतिबिंब का निर्माण उतना ही दूर चला जाएगा। आइए अब इसकी प्रकृति, आकार और स्थिति के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी स्थिति क्या है? वक्रता केंद्र तथा अनंत के मध्य। ठीक है, और आकार क्या है? वस्तु से बड़ा। और प्रकृति क्या है? वास्तविक एवं उल्टा। ये था चौथा नियम।
पांचवा नियम है कि जब वस्तु मुख्य फोकस पर हो। तो पांचवें नियम में देख लेते हैं, जब वस्तु मुख्य फोकस पे हो तो इसमें क्या होता है। तो चलिए आज अवतल दर्पण का निर्माण करते हैं। अवतल दर्पण का निर्माण, ठीक है, ये अवतल दर्पण है, कलाई किया हुआ भाग है। अब मुख्य अक्ष खींच लेते हैं। मुख्य अक्ष खींचने के बाद मुख्य फोकस बना लेते हैं, वक्रता केंद्र बना लेते हैं। अब इस पे वस्तु यहाँ रखी हुई है, यहाँ रखी है वस्तु, तो ये मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, मुख्य फोकस से होकर जाएगी पहली किरण। दूसरी किरण को हम वक्रता केंद्र से निकाल देंगे, ठीक है, ये ऐसी चली जाएगी, ऐसी जाके ये कहाँ मिलेगी, अनंत पे जाके मिलेगी, ठीक है, ये अनंत पे जाके मिलेगी। ये मुख्य यहाँ से जाएगी, यहाँ से परावर्तन के पश्चात ये इसी मार्ग में वापस लौट जाएगी ना। ऐसे गई, ऐसे चली गई वापस, वक्रता केंद्र से ही गई है, वक्रता केंद्र पे ही वापस आ गई है। ये जाके अनंत में जाके मिलेंगी। प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति है अनंत पर, ठीक है, प्रतिबिंब की स्थिति है अनंत पर। प्रतिबिंब का आकार है वस्तु से बहुत बड़ा, प्रकृति है वास्तविक एवं उल्टा। अब क्या है, इसके बाद है नेक्स्ट जो है वो बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट चलिए आइए छठवां जान लेते हैं। छठवां क्या है, छठवां रूल क्या है, ठीक है। छठवां रूल बहुत ही बेहतरीन है। जब वस्तु को मुख्य फोकस और ध्रुव के मध्य रखा जाता है, जब वस्तु को मुख्य फोकस और ध्रुव बोल लीजिए या पोल बोल लीजिए, वही के बीच हो, जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच हो। तो आइए अवतल दर्पण का निर्माण करते हैं। अवतल दर्पण का निर्माण, अवतल दर्पण की एक साइड कलई कर दी जाए, मुख्य अक्ष खींच लिया जाए, मुख्य फोकस बना लिया जाए, वक्रता केंद्र बना लिया जाए, वस्तु को यहाँ रख दिया जाए। जब मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो मुख्य फोकस से होकर जाएगी। अब ये मुख्य फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, ठीक है, इसको पीछे की तरफ लेके जाएंगे। एक नियम शायद आप लोगों को नहीं पढ़ाया हूँ, ठीक है, शायद आप लोग सेकंड लेक्चर देख लीजिएगा, उसमें एक नियम छूटा है, ठीक है। ये नियम बहुत ही रेयर कंडीशन में आ जाता है, मतलब इस कंडीशन में आ जाता है जो यहाँ पोल पे जाता है। ये नियम आप लोग पहले लेक्चर में देखेंगे, पहला लेक्चर है, पहले लेक्चर में बताया गया है कि किसी दर्पण पे प्रकाश किरण जब उसके अभिलंब के बीच गिरती है तो वो उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। तो ये अभिलंब के मध्य आ रही है ना, तो ये उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी और इतना ही कोण बनाते हुए दोनों कोण सेम रहेगा, ठीक है, पहले लेक्चर में बताया हूँ। तो ये अभिलंब के बीच गिर रही है तो इसलिए इसी मार्ग में वापस लौट जाएगी। अब इसको पीछे बढ़ाते जाएंगे, पीछे बढ़ाएंगे जाके ये जगह कट करेगी, ठीक है, एक जगह कट करेगी। अब जहाँ ये कट कर रही है ना, ठीक है, ये फोकस हो गया, ये जहाँ कट करेंगी ना वहीं वस्तु का निर्माण होगा, ठीक है। ये सीधी रेखा बना लीजिए, लाइन सीधी कर लीजिए, ठीक है, सीधी नहीं है यार, इस पे सीधी बनती भी नहीं है, ये है, ठीक है। ये यहाँ वस्तु का निर्माण, ए डैश वस्तु के प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है, ठीक है, पीछे की साइड। पहला नियम ये है, दूसरा नियम ये है, ठीक है। ये नियम आप लोगों को पहले दूसरे लेक्चर में समझाया जा चुका है, ठीक है। आप लोग लेक्चर नहीं देखे हैं तो लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। आइए अब इसकी प्रकृति, स्थिति, आकार के बारे में जान लेते हैं। क्या है प्रकृति की स्थिति, क्या दर्पण, वो पहली बात तो स्थिति है दर्पण के पीछे है, ठीक है, दर्पण के पीछे। आकार है वस्तु से बड़ा,
ठीक है। और प्रकृति है आभासी ए सीधा हो जाएगा, ठीक है, आभासी ए सीधा, ठीक है, सीधा, ठीक है, आभासी है, ठीक है, आभासी ये सीधा हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कहाँ चलेंगे? नेक्स्ट चीज़ें हैं अब उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनने का नियम। उत्तल दर्पण में बस 2 ही 3 तरीके से प्रतिबिंब का निर्माण होता है और उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने का नियम देख चुके हैं। अब उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम देख लेते हैं। नेक्स्ट है उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने का नियम। तो इसमें भी वहीं से शुरू करेंगे जहाँ से अवतल दर्पण में शुरू किया था। तो इसमें हम लोग देखेंगे जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। तो अब उत्तल दर्पण में देख लेते हैं वस्तु अनंत पर स्थित हो तो और ये उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब बनाते हैं। ये क्या ढोलक बन गया है, ये उत्तल दर्पण, ठीक है, मुख्य अक्ष है, इसके अंदर की तरफ कलई की जाती है और इसमें हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। जब वस्तु अनंत पे स्थित हो, इसके इधर फोकस और वक्ता केंद्र होगा, ठीक है, इसके इधर होगा। अब वस्तु अनंत पे हो तो ऐसे आएगी एक किरण ऐसे आएगी, ठीक है, इसमें परावर्तन के पश्चात इधर चली जाएगी, इसमें इधर चली जाएगी, ठीक है। जब इसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे, ठीक है, आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी, ठीक है। प्रतिबिंब का निर्माण मुख्य फोकस पे होगा इसमें। तो आइए जान लेते हैं कैसे प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का आकार। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, प्रतिबिंब का आकार क्या है, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है। तो प्रतिबिंब की स्थिति है मुख्य फोकस पर, ठीक है, मुख्य फोकस पर। प्रतिबिंब का आकार है बिंदु साइज का, बिंदु के आकार का। प्रकृति क्या है, आभासी, ठीक है, आभासी है सीधा, ए सीधा, ठीक है, ये दोनों हो जाएगा, ये था, ठीक है। और इसमें एक और नियम पे बनता है, ठीक है, ये तो होता ही है, साथ में एक और नियम हो जाता है इसमें। वो नियम क्या होता है वो देख लीजिए, ठीक है। वो नियम में अलग हो जाता है, सब कुछ अलग हो जाता है। क्या अलग हो जाता है? ये तो पहला नियम था, इसी साइड यहाँ एक वो दूसरा नियम बता देते हैं। तो इसमें दूसरे नियम में मुख्य इसी तरीके से यहाँ मुख्य फोकस हो जाएगा, वक्ता केंद्र हो जाएगा, ये कलई कर दी जाएगी, ठीक है। एक तो वो मुख्य कहाँ से, एक यहाँ से जाएगी, ये इसको, ठीक है, एक प्रकाश किरण को यहाँ डाला जाएगा जो मुख्य अक्ष के लंबवत, मतलब जो मुख्य अक्ष के लंबवत रेखा गई है एकदम दर्पण के ध्रुव पे डाली जाएगी, ठीक है। मुख्य अक्ष भी दर्पण के ध्रुव जाता है और दर्पण पे ध्रुव पे प्रकाश भी डाली जाएगी, जहाँ से जो ये मुख्य अक्ष वो अभिलंब का कार्य करेगी। और ये पहले लेक्चर में देखा है कि अभिलंब की जब प्रकाश किरण पड़ती है तो उसी मार्ग में वापस लौट जाती है, एकदम वही कोण बनाते हुए यहाँ से ऐसे चली जाएगी, यही कोण एकदम सेम रहेगा। जब इसको हम कहाँ करेंगे, इसको हम पीछे की तरफ लेके जाएंगे, ये कुछ ज़्यादा ही ये ऐसे चला गया, ऐसे, ठीक है। जब हम इसको पीछे की तरफ ले जाएंगे ये ऐसे जाएगा, ठीक है। अब एक प्रकाश किरण ऐसे आएगी, ठीक है, जो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, ऐसे आएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, ठीक है। ये मुख्य फोकस से होकर जाएगी, ठीक है, मुख्य फोकस से। अब ये प्रतिबिंब का निर्माण यहाँ हो रहा है, देखिए दोनों में अलग हो गया कि नहीं। प्रतिबिंब का निर्माण मुख्य फोकस पे हो रहा था, इसमें मुख्य फोकस से पहले हो रहा है, तो इसकी प्रकृति, आकार और स्थिति बदल जाएगी। प्रतिबिंब की प्रकृति इसमें क्या होगी, मतलब स्थिति इसमें क्या होगी, इसमें होगी मुख्य फोकस से, मुख्य फोकस व
मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच। ठीक है, ये आप लोग लिखिए, मैं शॉर्ट में लिख दिया हूँ। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का आकार, ठीक है, आकार, और प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, प्रतिबिंब की प्रकृति, ठीक है, प्रकृति क्या होगी। तो आकार हो जाएगा वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, और प्रकृति क्या होगी, आभासी एवं सीधा। ये तो था इसका पहला नियम। पहले नियम में दो तरीकों से बना है, ठीक है, ये दोनों तरीके से प्रतिबिंब का निर्माण हुआ है। अब आइए तीसरा नियम, दूसरा नियम जान लेते हैं। इसमें दो ही नियम ही है, दो नियम से ज़्यादा इसमें है ही नहीं। और दूसरा नियम भी आप लोग जब देखेंगे ना तो कहेंगे ये तो हम लोग अभी इसी जैसा दिखेगा, ठीक है, कहेंगे तो ये तो हम लोग देख चुके हैं। तो आइए दूसरे नियम पे देख लेते हैं, और सारे जो अभी नियम कराए हैं वो दिमाग में आप रिमाइंड करते रहिए। आज इसको पढ़ लेंगे तो छोड़ मत दीजिएगा, क्योंकि इसको पढ़ते रहिएगा, ठीक है। अब दूसरे में क्या है, ठीक है, दूसरे में क्या है, जब वस्तु को दर्पण के ध्रुव तथा अनंत के बीच हो, कहीं भी स्थित हो, ठीक है, जब वस्तु दर्पण के, जब वस्तु दर्पण के ध्रुव, ये ध्रुव, ठीक है, ये ध्रुव वाला रहेगा, ध्रुव तथा, जब वस्तु दर्पण के ध्रुव तथा अनंत के बीच कहीं, ठीक है, भी स्थित हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। आइए वो जान लेते हैं। इसमें आइए दर्पण का निर्माण करते हैं। ये दर्पण बना दिए, ठीक है, इधर कलई कर देंगे। कलई करने के बाद ये मुख्य अक्ष खींच लेंगे। कुछ टेढ़ा चला गया ना, ये टेढ़ा हो गया है, इसको ऐसे खींचने के बाद क्या करेंगे। अब क्या इसमें बोले दर्पण के ध्रुव, ये ध्रुव होता है पोल, और अनंत के बीच कहीं भी रखा जाए वस्तु को, जब यहाँ रखा जाए, चलिए ठीक है, यहाँ रख देते हैं। ये मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश किरण जाएंगी, ठीक है, और एक वक्रता केंद्र से होकर जाएगी। आप चाहे वक्रता केंद्र से डालिए, चाहे ये मुख्य फोकस हो जाएगा, ये वक्रता केंद्र हो जाएगा। अब इसको बहुत लंबा लेके जाना पड़ेगा, ठीक है, वक्रता केंद्र वाली को बहुत लंबा लेके जाएंगे। लंबा लेके जाने के लिए इसको थोड़ा और ऊपर कर देंगे, ठीक है, इसको और ऊपर कर देंगे यहाँ से। अब वक्रता केंद्र से होकर जाएगी ना, रुकिए, ठीक है, अब यहाँ से डॉटेड लेके जाएंगे, ये जाएगी, फिर उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी, ये जाएगी यहाँ से ऐसे चली जाएगी, ठीक है। अब इसको भी कहाँ से, एक मिनट, ये ऐसे हो जाएगी, ठीक है, ये कुछ ज़्यादा ऊपर गई है तो इसलिए ऊपर जाने की वजह से ये ऐसे हो जाएगी, ये मुख्य फोकस से होकर जाएगी। पूरा फिगर ही उल्टा पुल्टा हो गया, ठीक है। ये कलई की ओर आ गया, ये जिस बिंदु से जाएगी वो फोकस हो गया, ये जिस बिंदु से होकर जाएगी वो वक्रता केंद्र हो गया। और प्रतिबिंब का निर्माण यहाँ हो रहा है, मुख्य फोकस से पहले होगा। कहीं भी रख लीजिए वस्तु को, चाहे यहाँ रखिए, चाहे यहाँ रखिए, चाहे यहाँ रखिए, चाहे यहाँ रखिए, हमेशा प्रतिबिंब इसके इधर ही यहीं कहीं बनेगा, ठीक है, इधर ही बनेगा, इधर नहीं जाएगा, इधर ही बनेगा प्रतिबिंब हमेशा। तो ये था दूसरा नियम। अब इसकी प्रतिबिंब की स्थिति के बारे में जान लेते हैं। मैं शॉर्ट में लिखूंगा, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब की प्रकृति के बारे में जान लेते हैं। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, आप लोगों को देख के क्या लगता है, फोकस तथा ध्रुव के बीच, और आकार क्या है, वस्तु से छोटा, प्रकृति क्या है, आभासी एवं सीधा। ये चीज़ थी उत्तर दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने का नियम। अब आइए आगे हम लोग जानेंगे दर्पण के सूत्र, और दर्पण सूत्र के बाद हम लोग देखेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे मैग्निफिकेशन आवर्धन जानेंगे, फिर आगे भी देखेंगे। तो चलिए अब
आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग दर्पण के सूत्र जान लेते हैं। दर्पण के सूत्र क्या है, तो आइए अब दर्पण के सूत्र के बारे में जान लेते हैं। देखिए दर्पण का सूत्र क्या है। तो दर्पण के सूत्र देखिए ये है, ब्रैकेट में है दर्पण का सूत्र 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है। और देखिए इसमें यफ किसके लिए इस्तेमाल की जाती है, दर्पण से फोकस दूरी को यफ से दर्शाया जाता है, यफ से डिनोट किया जाता है। v को दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी को v से डिनोट किया जाता है, दर्शाया जाता है, ठीक है। और u को दर्पण से वस्तु या फिर बिंब बोल लीजिए कि दूरी को दिखाया जाता है। ये चीज़ें आगे आप लोग को ये बस ये फार्मूला याद कर लीजिए। ये डेराइव कैसे हुआ है, लास्ट लेक्चर में आप लोग को ये फार्मूला डेराइव करके दिखाएंगे, क्योंकि डेराइव अब आता नहीं है, पहले आता था, अब डेरिवेशन पूछता नहीं है, निगमन किसी चीज ये दर्पण का पूछता नहीं है बोर्ड एग्जाम में या फिर जल्दी, ये बस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो वो लास्ट के लेक्चर में आप लोगों को डेरिवेशन दिखा दिया जाएगा, मतलब समझा दिया जाएगा। और फिलहाल अभी के लिए ये चीज़ याद कर लीजिए, जिसमें यफ दर्पण की फोकस दूरी होती है, वी दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी होती है, यू दर्पण से वस्तु की बिंब की दूरी, मतलब वस्तु या फिर बिंब बोल लीजिए उसकी दूरी होती है। और फोकस दूरी क्या है, एफ इज इक्वल टू r/2, ये भी फार्मूला है। इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इससे बनते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 1-2 नंबर वाले जो क्वेश्चन इससे बनते हैं। और ये फार्मूला है 2 तरीक़ों से, एफ इज इक्वल टू मुख्य फोकस इज इक्वल टू आर को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। ये मुख्य फोकस जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, और जो वक्रती त्रिज्या होती है मुख्य फोकस की दुगुना होती है। ये चीज़ें हैं, मुख्य फोकस बराबर वक्रता त्रिज्या अपॉन 2 और या फिर वक्रता त्रिज्या मुख्य फोकस इंटू 2 हो जाता है। ये चीज़ें थी सब कुछ, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक है वो आवर्धन, ठीक है, जिसे मैग्निफिकेशन कहा जाता है, आवर्धन क्षमता। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। आज का लास्ट टॉपिक है आवर्धन, उसको देख लेते हैं। आवर्धन को इंग्लिश में मैग्निफिकेशन कहा जाता है, और आवर्धन को एम से डिनोट किया जाता है, एम से दर्शाया जाता है, ठीक है। अल्फ़ाबेट लेटर में एम से दर्शाया जाता है। तो आइए ये क्या कहता है उसके बारे में जान लेते हैं। तो आवर्धन क्षमता किसी भी दर्पण से प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। समझ नहीं आया तो यहाँ देखिए, प्रतिबिंब की लंबाई, ठीक है, अपॉन वस्तु की लंबाई बराबर दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी अपॉन दर्पण से वस्तु की दूरी। प्रतिबिंब की लंबाई क्या होती है, प्रतिबिंब की लंबाई को आई से कहा जाता है, ठीक है। इमेज ऑफ हाइट ऑफ प्रतिबिंब की लंबाई, हाइट ऑफ इमेज, वस्तु की लंबाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु को ऑब्जेक्ट कहा जाता है और प्रतिबिंब को इमेज कहा जाता है। तो इमेज से और लंबाई को हाइट कहा जाता है, तो हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो एच आई हो जाता है, एच आई अपॉन इसे आई कहा जाता है, इसे ओ कहा जाता है। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी v हो है, दर्पण से वस्तु की दूरी u है, ठीक है। यह आप लोग दर्पण के सूत्र में देखा ही होगा। और आवर्धन को m से दर्शाया जाता है। तो अब इसी तरह ये फार्मूला आवर्धन m हो गया, हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से वस्तु की दूरी, ये u हो गया। तो ये हो गया m इज इक्वल टू आई अपॉन ओ इज इक्वल टू v अपॉन u, ये फार्मूला है इसका आवर्धन का। अब जो लेक्चर नंबर 4 होगा उसमें हम लोग देखेंगे चिन्ह परिपाटी, ठीक है। दर्पण के किधर प्लस होता है, किधर माइनस होता है, किधर निगेटिव प्लस, ये सब देखेंगे। कब माइनस यू होता है, कब प्लस यू वी होता है, यफ कब प्लस रहता है, कब यफ माइनस होता है, ये सब देखेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे नियम क्या है, और फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे प्रकाश का अपवर्तन पे चलेंगे, ठीक है। और देखेंगे 1-2 क्वेश्चन भी कर लेंगे। तो लेक्चर नंबर 3 में क्वेश्चन भी होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 4 के साथ।